सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2, उसका पार्ट पढ़े थे 2A, है ना, जगत मोनेरा, किंगडम मोनेरा। उसके हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसमें, जीवाणुओं की संरचना तक हम लोगों ने जीवाणुओं का जो प्रजनन होता है उसको वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब देखेंगे हम लोग कवकसम जीवाणु या एक्टिनोमाइसीट्स, है ना। एक्टिनोमाइसीट्स क्या होते हैं? कवकसम जीवाणु जो होते हैं उनका रचना क्या होता है, उनमें प्रजनन कैसे होते हैं, उनमें पोषण विधि क्या होता है, वो देखते हैं। पर्णहरिम रहित तंतुवत फिलामेंटस जो होते हैं, पर्णहरिम रहित मतलब इसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होते हैं। इनका शरीर जो होता है वो धनात्मक प्रकृति वाले कोशिकीय भित्ति युक्त जो जीवाणु होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कवकसम जीवाणु या फिर एक्टिनोमाइसीट्स कहते हैं। इन्हें एक्टिनोमाइसीट्स वर्ग में, एक्टिनोमाइसीटेल्स जो गण होता है ना उसमें रखा जाता है। एक्टिनोमाइसीट्स जो संघ है ना उसमें क्या है, उसका जो वर्ग है उसके कौन से गण में रखा जाता है? एक्टिनोमाइसीटेल्स में रखा जाता है। इसका खोज कब किया था? इसके खोज का श्रेय जाता है हर्ज नामक वैज्ञानिक को 1877 में। बॉस्ट्रीम जो थे 1891 में इन्होंने सर्वप्रथम इसे पृथक किया था, मतलब अलग किया था। किसे? कवक को। उसके बाद इन्हें अंतःबीजाणु नहीं बनते। इनमें क्या क्या होता है? अंतःबीजाणु का नहीं निर्माण होता है, मतलब जो अंदर उनके बॉडी के अंदर बीजाणुओं का निर्माण नहीं होता है। साथ ही तंतुवत रचना तथा कोनिडिया बनने के गुण, या इसमें क्या होता है? कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? तंतुमय रचना होती है, मतलब रेशेदार संरचना होती है। इसकी जो रचना होती है वो रेशेदार होती है। इसलिए यह कवकों के समानता प्रदर्शित करती है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक संरचना होती है तथा कोशिका भित्ति के लक्षण के आधार पर वैज्ञानिकों ने इसे जीवाणुओं के साथ समूहीकृत करना उचित मानते हैं। जो कवक, देखो ये क्या होता है? कवक नहीं होता है, पूर्णतः कवक नहीं होता है, लेकिन कवक जैसा लक्षण प्रदर्शित करता है। जैसे कि क्या, कवकों में क्या लक्षण होता है? कवकों का जो लक्षण होता है उससे अलग होता है। कवकों में जो कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, कोनिडिया का निर्माण होता है, वो इसमें भी होता है। किसमें? एक्टिनोमाइसीट्स के जो सदस्य होते हैं या एक्टिनोमाइसीटेल्स जो होते हैं उसमें, है ना। इसका खोज किसने किया था? श्रे हार्ज ने, वैज्ञानिक श्रे हार्ज ने 1877 में किया था। फिर इसे पृथक किसने किया? इसका पृथक किया बॉस्ट्रीम नामक वैज्ञानिक ने 1891 में किया। इनमें क्या होता है? अंतः जो बीजाणु होते हैं वो नहीं बनते हैं। साथ ही इनका जो रचना होता है वो क्या होता है? तंतुमय रचना होती है। लेकिन ये क्या होता है? संरचना की दृष्टि से प्रोकैरियोटिक संरचना होती है। तथा जो इनका कोशिका भित्ति होता है, उनका कोशिका भित्ति का जो लक्षण होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आधार पर, इसलिए इन्हें कहाँ रखा गया है? जीवाणुओं के साथ सन्निहित या समाहित किया गया है, मतलब जीवाणुओं के समूह में इसको रखा गया है। इसको क्या बोलते हैं? कवकसम जीवाणु या फिर एक्टिनोमाइसीट्स, ठीक है। इनका सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, कैरेक्टर क्या है, देखते हैं। इनका जो पादप काय होता है वो बहुत शाखित, तंतुमय तथा एक कोशिकीय होता है। इनका जो शरीर होता है पादप काय, मतलब इन कवक को हम लोग एक प्रकार से पौधे के रूप में मान सकते हैं। तो इनका जो पादप काय होता है, पौधों का शरीर होता है, वो तंतुमय संरचना वाला होता है ना, शाखित होता है और एक कोशिकीय होता है। एक कोशिका से बना होता है, शाखित होता है मतलब अलग अलग ब्रांच में ऐसे बना होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है? प्रजनन के समय पट्ट का, इनके तंतु पट्ट का निर्माण जो होता है वो खंडित हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। जब क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है? प्रजनन होता है जब, है ना, जब इनमें नए संतानों की उत्पत्ति होने की क्रिया होती है, जब प्रजनन की क्रिया होती है तब इसके समय में क्या होता है? तंतु जो पट्ट होता है, सेप्टम, उसका निर्माण खंडित हो सकता है। जो सेप्टम बनता है उसका जो फॉर्मेशन होता रहता है वो क्या हो जाता है? खंडित हो जाता है। इसकी जो कोशिका है वो सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है। इसकी जो कोशिका होती है उसमें क्या होती है? मोनेरा जगत के लक्षण के अनुसार सुसंगठित केंद्रक का मतलब मैच्योर्ड जो परिपक्व केंद्रक होता है उसका अभाव होता है। इसके तंतु का जो व्यास होता है वो 0.5 mm से 0 से 8 mm तक होता है। इसका जो तंतु होता है, मतलब इसका जो शरीर का व्यास होता है, तंतुओं की जो व्यास होती है, शरीर किससे बना होता है? तंतुओं से बना होता है। तो तंतु का व्यास कितना होता है? 0.5 से 0.8 तक होता है।
कोशिका जो भित्ति होती है वो क्या होती है, डाई एमिनो पॉमेटिक अम्ल युक्त म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है। इसका जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होता है ना, वो किससे बना होता है, डाई एमिनो पामेटिक अम्ल का, डाई एमिनो पामेटिक अम्ल से इसका जो कोशिका भित्ति होता है और म्यूकोपेप्टाइड का मिला हुआ बना होता है। इसके सदस्यों में प्रतिजैविक पदार्थों का स्त्रावित करने की क्षमता होती है। इनके जो सदस्य होते हैं, मतलब जो कवक सम जीवाणुओं के सदस्य होते हैं, इन जीवाणुओं की श्रेणी में जो जो सदस्य आते हैं उनमें क्या होता है, प्रतिजैविक पदार्थों को स्त्रावित करने की क्षमता होती है, एंटीबायोटिक का निर्माण करते हैं और सिक्रेशन करने का क्षमता होता है। ठीक है, इसके पादप का एक वह भाग जो आधार में धंसा होता है, प्राथमिक तंतु या राइजाइडल तंतु, तथा जो आधार के ऊपर तंतु का भाग होता है उसे द्वितीयक तंतु जाल कहते हैं। मतलब देखो इसमें भी क्या देखो इसका जो पादप काय होता है, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, एक तो आधार में एक आधार पाया जाएगा, उसमें जो धंसा होता है ना, उस धंसे हुए भाग को क्या बोलते हैं, प्राथमिक तंतु या राइजाइडल तंतु कहते हैं। और जो ऊपरी जो भाग दिखाई देते रहता है, धंसे भाग को प्राथमिक तंतु और राइजाइडल कहते हैं, तथा ऊपरी जो भाग होता है जो बाहर दिखाई देता रहता है उस भाग को द्वितीयक तंतु जाल या फिर द्वितीयक तंतु जाल कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, इसका जो प्राप्ति स्थान है, ऑक्यूरेंस है, वो कहाँ है, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑक्यूरेंस। ठीक है, ये क्या होता है, कवक सम जीवाणुओं की विभिन्न जातियां प्रायः मिट्टी वाले जो जल होते हैं, मतलब कीचड़ जो होते हैं, दलदल वाली जो भूमि होती है वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। सड़े गले पदार्थों और खाद्य पदार्थों में भी, जो सड़ा गला पदार्थ होता है उसमें भी ये अपने आप को उत्पत्ति कर लेते हैं, खाद्य पदार्थ आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इसकी जो जातियाँ होती है वो क्या होती है, मृतोपजीवी होती हैं। ठीक है, कुछ जातियाँ जो होती है वो परजीवी होती है। मृतोपजीवी का तात्पर्य क्या होता है, जो मृत पदार्थ होते हैं, मतलब जैसे ये कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, सड़े गले पदार्थों में उत्पन्न होते हैं, तो सड़े गले पदार्थों से ही अपना भोजन क्या कर लेते हैं, पोषण जो है, पोषण की क्रिया कर लेते हैं, पोषण विधि कर लेते हैं, अपना भोजन कर लेते हैं। और कुछ जो जातियाँ होती है, बहुत सारी जो जातियाँ होती है वो मृतोपजीवी होती है। कुछ जो जातियाँ होती है वो क्या होती है, परजीवी होती है, मतलब दूसरे जीवों पर निर्भर होती है अपने भोजन के लिए, जो कि पौधे तथा मनुष्य में बीमारियां पैदा करती है। इनके जो जातियां होती है ना, जो भी इनके सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, पौधों और मनुष्यों में रोगजनक का कार्य करते हैं, रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। एक्टिनोमाइसीटेल्स समूह का चार कुलों में विभेदित किया गया है। कौन कौन सा कुल, तो एक्टिनोमाइसेज, नोकार्डिया, स्ट्रेप्टोमाइसेज है ना, पहला हो गया एक्टिनोमाइसीटेल्स, पहला हो गया है ना, फिर एक्टिनोमाइसीटेज, फिर नोकार्डिया के बाद है स्ट्रेप्टोमाइसीटेज। क्लियर, 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। अगर इसमें पूछा जाता है कवक सम जीवाणु किसको बोलते हैं, तो आप उसका पहले क्या बताएंगे, पर्णहरिम तंतु रहित संरचना होती है, उसका संरचना कैसा दिखता है, वो कैसा होता है वो बताएंगे। उसके बाद इसे किस गण में और किस संघ में रखा गया है उसको बताएंगे। उसके बाद क्या बताएंगे, इसका जो संरचना होता है ना, प्रोकैरियोटिक संरचना होता है। और इसको कवक सम जीवाणु क्यों बोलते हैं, कवक सम जीवाणु क्योंकि ये कवक के समान समानता प्रदर्शित करता है, कवक के जैसा, इसलिए कवक सम जीवाणु बोलते हैं। लेकिन इसका जो कोशिकीय संरचना होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होने के कारण इसको जीवाणुओं में रखा गया है, जीवाणुओं के समूह में समाहित किया गया है। फिर इसका जो लक्षण है वो बताएंगे कि इसका जो पादप होता है वो बहुत शाखित होता है, एक वाला स्ट्रैंड वाला नहीं होता है, तथा तंतुमय होता है। इसका जो सेप्टम होता है, तंतुपट होता है, वो क्या होता है, खंडित होता है। जब फॉर्मेशन होता रहता है तंतु पट का, तब ये खंडित होता है। इसकी जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक का अभाव होता है, सुसंगठित केंद्रक मतलब परिपक्व केंद्रक का अभाव होता है। इसका जो तंतु होता है वो तंतु का जो व्यास होता है वो 0.85 से 0.8 तक का होता है। जो कोशिका भित्ति होता है वो कितना होता है, डाई एमिनो पॉमेटिक अम्ल युक्त म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है। इसका जो क्या बोलना चाहिए, सदस्य होते हैं, इनमें जो प्रेजेंट सदस्य होते हैं उन सदस्यों में क्या पाया जाता है, प्रतिजैविक सिक्रेशन करने की क्षमता होती है, प्रतिजैविक पदार्थ।
उसके बाद क्या होता है, इसके जो पादप काय होते हैं उनका जो आधारी भाग होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक कवक बोलते हैं, प्राथमिक तंतु बोलते हैं, या फिर राइजाइडल तंतु बोलते हैं। देन उसके बाद जो ऊपर दिखाई देता रहता है उस भाग को क्या बोलते हैं, द्वितीयक तंतु जाल बोलते हैं, है ना। उदाहरण, इसका जो प्राप्ति स्थान है, कौन कौन से जीवाणुओं का, कौन कौन से कवकसम जीवाणुओं का प्राप्ति स्थान कहाँ है, होता है मिट्टी होता है। जो मिट्टी, जो दलदल वाला भूमि होता है, जहाँ पे मिट्टी गीला होता है, सड़े गले पदार्थ होते हैं, उनमें ये उत्पन्न होते हैं। और क्या करते हैं, बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी जो इनका जो पोषण विधि होता है वो क्या होता है, बहुत सारी जो जातियाँ होती है वो मृतोपजीवी होती है, मृत पदार्थ पर अपना भोजन निर्भर करती है। और जो बहुत सारी कुछ जातियाँ जो होती है वो परजीवी होती है, दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर होती है। तो ये क्या करती है, पौधों तथा मनुष्यों में रोग पैदा करने का, बीमारियाँ पैदा करने का कार्य करती हैं। एक्टिनोमाइसीटेल्स जो समूह है उसको 4 कुलों में विभाजित किया गया है। देन उसके बाद देखते हैं कवकसम जीवाणुओं में प्रजनन, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एक्टिनोमाइसीट्स समूह के जो जीवाणु होते हैं उसमें जो प्रजनन की क्रिया होती है वो अलैंगिक होती है ना। अलैंगिक होने का मतलब क्या होता है कि उसमें 2 जो गैमेट्स होते हैं, मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स जो होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, तथा प्रायः क्या होता है, कोनिडिया के बनने से होती है। क्लियर, कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। कुछ सदस्यों में क्या होता है, जू स्पोर्स तथा कलिका बनने लगते हैं। जू स्पोर्स और कलिका से तात्पर्य क्या होता है कि कोई भी स्थान में क्या होता है, उभार आना प्रारंभ हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, बडिंग। क्लियर, अलैंगिक प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है इसे ही। फिर स्ट्रेप्टोमाइसीटेस जो माइक्रोमोनोस्पोरा, नोकार्डिया और एक्टिनोमाइसेस जो 4 जो कुल हो गए हैं, कुल में बांटे गए हैं। कौन कौन से 4 कुल में बांटे गए हैं, स्ट्रेप्टोमाइसेस, माइक्रोमोनोस्पोरा, नोकार्डिया और क्या, एक्टिनोमाइसेस। जो इनके जो सदस्य होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, अनुकूल अवस्था होने पर ये परिपक्व वायु तंतु ही कोनिडोफोर की तरह कार्य करने लगता है। इन जो चारों जो कुल होते हैं उनके जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, जब इनको अनुकूलन आता है, अनुकूल परिस्थिति आती है, अनुकूल दशा आती है, तब ये वायु में क्या करते हैं, परिपक्व वायु तंतु जो कोनिडोफोर होता है ना, वो क्या करता है, वायु तंतु की तरह कार्य करने लगता है। इसके अग्र हिस्से में स्थित प्रोटोप्लाज्म खंडित होकर एक कोशिकीय गोल, इसका जो कोनिडोफोर होता है उसका प्रथम भाग जो होता है वो क्या करता है, एक कोशिकीय होता है, एक कोशिका से निर्मित होता है, गोल होता है, गोल आकार में, चौकोर भी हो सकता है या फिर बेलनाकार भी हो सकता है, जिसके क्या करते हैं, ये रचनाएं परिवर्तित होते रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोनिडिया। प्रत्येक जो कोनिडियम होता है ना, वो क्या करता है, हवा में या अन्य माध्यम की सहायता से प्रकीर्णित होकर तंतु बना लेते हैं। ये देखो आपका कोनिडियोफोर है जो, वो क्या हुआ, हवा में उड़ गया, तंतु में इसका संरचना है, हवा में आ गया। उसका जो एक कोशिकीय गोल या जो चौकोर या फिर जो भी आकार का जो संरचना होता है उसको क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। जो कोनिडिया होता है वो क्या करता है, अनुकूल परिस्थिति में प्रकीर्णित होता है। उसमें क्या होता है, जर्मिनेशन होता है और क्या निर्माण कर लेता है, प्राइमरी माइसिलियम का निर्माण कर लेता है। फिर क्या होता है, राइजोडियल माइसिलियम का निर्माण होता है, मतलब शाखित ब्रांच। एरियल ब्रांच जो होता है ना, वो शाखित वायवीय ब्रांच के रूप में, स्टेम के शाखा के रूप में ये बन जाता है, ठीक है। और नए पीढ़ी के पादप काय के रूप में दिखाई देने लगता है। एक्टिनोप्लेन्स और एम्पुलेरिया तथा स्पिरेलोस्पोरा आदि में तंतु के सिर पर क्या होता है, सचल बीजाणु मोटाइल स्पोर्स बनते हैं। कुछ और जातियां हैं जैसे कि क्या, एक्टिनोप्लेन्स, एम्पुलेरिया, है ना, इसमें तथा स्पिरेलोस्पोरा। इसमें क्या होता है, जो तंतु का शीर्ष भाग होता है उसमें क्या होता है, सचल बीजाणु जो होता है उसका फॉर्मेशन करता है, तथा आधार के संसर्ग में, मतलब जो ऊपरी भाग होता है, शीर्ष का जो भाग होता है ये क्या करता है, सचल बीजाणु का फॉर्मेशन करता है। जो बेस वाला भाग होता है वो नए तंतु का निर्माण करते हैं ना, जो आधारी भाग होता है वहाँ से नए तंतु का निर्माण होता है। एक्टिनोमाइसीट्स के ज़्यादातर जो सदस्य होते हैं वो मृतोपजीवी होते हैं, हम लोगों ने लक्षण में पढ़ा ही था। और कुछ जातियाँ क्या होती है, उसकी रोगजनक होती है, मतलब पैथोजेनिक होती है। जो कौन कौन से रोग पैदा करते हैं, तो तपेदिक, कोढ़, आलू
इंसानों में तपेदिक रोग पैदा करते हैं, कोढ़ रोग पैदा करते हैं, और आलू में स्क्रैब रोग, गेहूं में टुंडू रोग पैदा करते हैं। कौन से? एक्टिनोमाइकोटिस सदस्य की कुछ जातियां। ज़्यादातर इसकी जातियां प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का उत्पन्न करती है ना। एंटीबायोटिक प्रतिरक्षा जो प्रतिरक्षी पदार्थ होती है उसका फॉर्मेशन कौन करती है? इसकी कुछ जातियां एक्टिनोमाइकोटिस सदस्य की। सिन्हा एवं श्रीवास्तव नाम के जो दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1983 में बताया कि अकेले स्ट्रेप्टोमाइसेस जो है वो क्या करता है, 1922 प्रकार के अकेले जो स्ट्रेप्टोमाइसेस जो प्रकार का जाति है इसका, किसका? कवक सम जीवाणु का, वो अकेले स्वयं में 1922 जो प्रतिजैविक पदार्थ जो है प्रकार के प्रतिजैविक पदार्थ स्रावित करती है, उसी से प्राप्त हो सकते हैं। इतने में आपका कवक सम जीवाणु के बारे में सारी चीज़ें हमको पता चल गई। क्या क्या? उसका जनरल इंट्रोडक्शन के बाद उसका लक्षण के बाद क्या बोलते हैं आपका ऑक्यूरेंस, मतलब प्राप्ति स्थान के बाद क्या कि उनमें कितनी जातियां होती हैं, देन पोषण की विधि जो क्या होती है, फिर उसके बाद उसका प्रजनन। कवक सम जातियां अगर आपको पूछा तो आप इतना चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। देन नील हरित शैवाल या साइनो बीजाणु, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? नेक्स्ट टॉपिक नील हरित शैवाल या साइनो बीजाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनो बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? शैवाल तथा जीवाणु दोनों के बीच का सेतु माना जाता है। जो साइनो बैक्टीरिया होता है हम लोग का क्या है? पहला जो जगत मोनेरा है, उसके बाद है आपका जगत मोनेरा पड़े है किंगडम, उसके बाद जगत जो आएगा आपका शैवाल, उसमें आएगा दूसरे जगत में। उनके बीच का जो जीवाणु जो सेतु होता है उसको क्या बोलेंगे? साइनो बैक्टीरिया, जीवाणु तथा शैवाल के बीच का सेतु, ठीक है, क्योंकि यह दोनों के लक्षणों का धारक होता है। साइनो बैक्टीरिया में जीवाणुओं के जैसे भी कुछ गुण होते हैं और शैवाल के जैसे भी कुछ गुण होते हैं, इसलिए ये दोनों का धारक होता है। इसमें क्या होता है? देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है किसके जैसे? जीवाणु के जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, और शैवालों की तरह क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्षमता भी होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं? ये जो जीवाणु होते हैं वो सरल संरचना प्रदर्शित करते हैं तथा जो विखंडन होता है वो गुणित हो जाते हैं। विखंडन होने के पश्चात ये गुणित हो जाते हैं, मतलब दो भागों में बढ़ जाते हैं। इन्हीं समानताओं के आधार पर कौन नामक वैज्ञानिक ने 1871 और 72 में बताया कि जो नील हरित शैवाल हैं वो क्या होते हैं? बैक्टीरिया को नील हरित शैवाल को बैक्टीरिया के साथ रखना उचित होगा। बैक्टीरिया के नामकरण अंतर्राष्ट्रीय कोड इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनकल्चर ऑफ बैक्टीरिया 1978 के अनुसार नील हरित शैवालों को साइनोबैक्टीरिया नाम दिया गया। किसके अनुसार इस शैवाल को नील हरित शैवाल नाम दिया गया? इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनकल्चर ऑफ बैक्टीरिया। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो आपका कोड होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो विधि होता है ना नामकरण प्रणाली की, उसमें अंतर्राष्ट्रीय कोड होता है, उसी में जो शैवाल था उसको नाम दिया गया नील हरित शैवाल। क्लियर? इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया जो होती है वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय तंतुवत होती है ना, ये भी तंतुवत संरचना होती है, और ग्राम ऋणात्मक प्रकृति वाले रंगीन जीवाणु होते हैं जिसमें क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, सी फाइकोसाइनिन तथा सी फाइकोइरिथ्रिन नामक प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं नील हरित शैवाल में? तो हम लोग बताएंगे कि कैरोटीनॉइड्स, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन, है ना, इन सारे टाइप के जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? नील हरित शैवाल में प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसे जीवाणु हैं जो प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में पानी का उपयोग करते हैं। ये शैवाल किसका उपयोग करते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें हाइड्रोजन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? जब नॉर्मल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, तो नील हरित शैवाल क्या करता है? हाइड्रोजन के जगह पर, हाइड्रोजन के स्थान पर पानी का उपयोग करते हैं, ठीक है। पादपकाय के बहुकोशिकीय होने पर कोशिकाओं में समूहन की प्रवृत्ति होती है। जो पादपकाय होता है नील हरित शैवाल का जो बॉडी होता है वो बहुकोशिकीय होने पर क्या करता है? कोशिकाओं में समूहन की प्रकृति रखता है। मतलब देखो, इसका जो संरचना होता है वो बहुकोशिकाओं से, बहुत सारे कोशिकाओं से बना होता है।
तो ये क्या करता है, बहुत सारी जो कोशिकाएं होती है वो आपस में जुड़कर समूह बना लेती है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉलोनी बोलते हैं। ठीक है, कॉलोनी गोल भी होता है, चौकोर भी होता है तथा तंतु में भी होता है। जो कॉलोनी बनाएगा वो क्या होता है, गोल भी हो सकता है ना, चौकोर भी हो सकता है, और क्या बोलते हैं, क्या होता है, फिलामेंटल भी हो सकता है, मतलब तंतुमय संरचना भी होता है। इनकी जो कोशिकाएं होती है वो सुगठित केंद्रक का अभाव होता है। इसमें भी क्या होता है, देखो बहुत सारी कोशिकाएं तो होती है, बहुकोशिकीय जीव होता है ये, लेकिन क्या होता है इसमें भी जो पूर्ण परिपक्व केंद्रक होता है, कोशिका भित्ति युक्त जो केंद्रक होता है उसका इसमें अभाव होता है। केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका का इसमें अभाव होता है। क्लियर। प्रत्येक कोशिका का प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो सरल होता है। प्रत्येक कोशिका में प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, सरल प्रकृति का होता है। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा गोल्गी तथा रिक्तिकाओं का अभाव होता है। इसमें कौन कौन से कोशिकांगों का अभाव होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो सरल होता है। प्रोटोप्लाज्म में क्या, फिर ये क्या होता है, इसमें प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय जिसको बोलते हैं, और रिक्तिका वैक्यूल्स, इन सभी कोशिकांगों का इस कोशिका में अभाव होता है। इनका जो प्रमुख वर्णक होता है सी फाइकोसिन, जिसके कारण इसका रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। इसमें इनके कोशिका में, इनके शरीर में क्या पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, तो वर्णक किस लिए उपस्थित होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए उपस्थित होता है। तो इनका जो वर्णक होता है उसके कारण इनके शरीर का रंग कौन से कलर का हो जाता है, नीला और हरा रंग का हो जाता है। कौन सा वर्णक कार्य करता है इसमें, तो सी फाइकोसाइनिन वर्णक। ठीक है, फिर जो केंद्रक पदार्थ होते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल जो होते हैं, उनमें क्या होता है, गुणसूत्रों में भिन्नित नहीं होता है। इनका जो गुणसूत्र होता है वो भिन्नित नहीं होता है। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन तथा सचल प्रजनन कोशिकाएं, मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। जो नील हरित शैवाल जो पादप काय होता है उनकी बॉडी में सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं, जनन कोशिकाएं नहीं होती हैं, जनन अंग नहीं होते हैं, और क्या नहीं होते हैं, सचल प्रजनन कोशिकाएं जो होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, फिर है साइनोबैक्टीरिया जो है, उसमें जो प्रजनन होता है वो वर्धी प्रकार का होता है। वर्धी प्रकार मतलब क्या होता है, बॉडी के थ्रू होता है, शारीरिक अवस्था के थ्रू होता है। जो विखंडन तथा खंडन वर्धी प्रजनन की प्रमुख विधियां होती हैं। इसका जो वर्धी प्रजनन होता है उसमें कौन से प्रकार का वर्धी प्रजनन होगा, तो विखंडन और खंडन, फ्रेगमेंटेशन और फिजन, है ना, दो भागों में टूटना, और खंडन मतलब दो भागों में अलग अलग बंटना। ये क्या होता है, वर्धी प्रजनन की प्रमुख विधियां हैं। इसमें कुछ जो तंतु होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया में अपेक्षाकृत बड़ी गोलाकार कोशिकाएं पाई जाती है। साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, कुछ बड़ी गोलाकार कोशिकाएं होती हैं जिसे क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट कहते हैं। हेटेरोसिस्ट जो होता है, जो गोलाकार बड़ी संरचना होती है उसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। और हेटेरोसिस्ट युक्त साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता पाई जाती है। जो बड़ी कोशिका होती है जिसको क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। तो हेटेरोसिस्ट जो होता है वो क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता रखता है। देन इसके बाद है, इनकी जो कोशिकाएं हैं उनकी कोशिका भित्ति के कुछ मुख्य घटक में भी म्यूकोपॉलीमर्स जो होते हैं, अर्थात म्यूकोपेप्टाइड तथा म्यूमेरिक अम्ल आदि के बने होते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, मतलब जो बहुकोशिकीय जीव जो होता है साइनोबैक्टीरिया, इनके जो कोशिका होती हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे किससे बनी होती है, तो म्यूकोपॉलीमर्स, म्यूकोपेप्टाइड्स और म्यूमेरिक अम्लों के साथ मिलकर बनी होती है। अनेक साइनोबैक्टीरिया में सेल्यूलोज की भी थोड़ी बहुत मात्रा होती है। जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसमें किसकी मात्रा होती है, तो सेल्यूलोज की भी थोड़ी मात्रा होती है। साइनोबैक्टीरिया की अगर कोशिकीय संरचना की बात करें तो देखते हैं कि साइनोबैक्टीरिया की कोशिकीय संरचना में क्या क्या पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया की कोशिकीय संरचना क्या होती है, प्रीमेटिव होती है, प्राथमिक प्रकार की होती है, प्राइमरी प्रकार की होती है। जो कोशिका में एक कोशिका
एक जो कोशिका होता है उसमें एक ही झिल्ली द्वारा घिरा, एक ही आवरण होता है जिसको क्या बोलते हैं, उसको प्रोटोप्लास्ट को जो घेरे रखता है। जो कोशिका होता है उसका जो बाहरी भाग होता है वो एक ही आवरण से, एक ही झिल्ली द्वारा घिरा होता है, जो क्या करता है, प्रोटोप्लास्ट को घेरने का कार्य करता है। ठीक है, इसका जो कोशिका आवरण होता है, सेल एनवलप जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो कैसा होता है। साइनोजीवाणु का आवरण दो स्तरों, आंतरिक कोशिका भित्ति तथा बाहरी या फिर श्लेष्मी आच्छादित का नाम होता है। एक कोशिकीय रूपों में यह आवरण क्या होता है, प्रत्येक कोशिका को घेरे रहता है। एक कोशिकीय आवरण में देखो, इसका जो कोशिका आवरण होता है उसमें बाहरी भित्ति होता है और आंतरिक भित्ति होता है। जो बाहरी भित्ति होता है वो क्या होता है, श्लेष्मी आच्छादित म्यूसिलेजिनस से घिरा होता है। श्लेष्मी मतलब चिपचिपा द्रव से घिरा होता है। इसका क्या होता है, एक कोशिकीय जो रूप होता है इसमें यह प्रत्येक कोशिका को घेरे रखता है। तंतुमय रूपों में यह समूचे ट्राइकोम को घेरे रखता है। तंतुमय संरचना क्या होती है, जो रेशेदार संरचना होती है उसमें जो आवरण होता है वो पूरे ट्राइकोम को घेरे रखता है। आवरण जो होता है वो किससे बना होता है, तो पेक्टिक पदार्थों से बना होता है। जो आवरण का निर्माण होता है वो किससे होता है, पेक्टिक पदार्थों से। अधिकांश जातियों में जो ये आवरण होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं, लेकिन कुछ जातियों में क्या होते हैं, वर्णक की उपस्थिति के कारण ये पीले या भूरे रंग के दिखाई देते हैं। जो आवरण होता है वो क्या करता है, जल का अवशोषण करने की क्षमता रखता है तथा जल धारण करने की क्षमता के में भी वृद्धि रखता है। ये जो क्या बोलते हैं आपका आवरण होता है ना, वो क्या करता है, जल को अवशोषित करने का कार्य कर सकता है और जल धारण की क्षमता रखता है। मतलब उसको स्टोर करने का भी जो आवरण होता है वो जल को अवशोषित भी कर सकता है और उसको अपने पास स्टोर भी कर सकता है। रंगीन आवरण तीव्र प्रकाश के हानिकारक प्रभाव से कोशिका की रक्षा करती है। जो इसका रंगीन आवरण होता है ना, जब तीव्र प्रकाश उसके ऊपर पड़ती है तब ये क्या करता है, उस तीव्र प्रकाश पड़ने के कारण जो हानिकारक प्रभाव होता है उससे कोशिका को रक्षा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति जो होती है वो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर होती है। अब देखते हैं दूसरा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो किससे घिरा रहता है, एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है जिसको क्या बोलते हैं, जो दो भागों में बटा रहता है, सेंट्रोप्लाज्म और क्रोमोप्लाज्म। ठीक है, जो कोशिका भित्ति होता है वो एक झिल्ली प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है जो दो भागों में बटा होता है। पहले भाग को बोलेंगे सेंट्रोप्लाज्म, है ना, और दूसरे को बोलेंगे क्रोमोप्लाज्म। जो सेंट्रोप्लाज्म होता है वो सेंट्रल बॉडी के केंद्रीय एवं रंगहीन भाग हैं। जो सेंट्रल बॉडी होता है, बीच का बॉडी होता है, वो क्या होता है, केंद्रीय और रंगहीन भाग है। मतलब अंदर का भाग जो होता है वो क्या होता है, रंगहीन होता है, कलरलेस होता है और केंद्रक विहीन होता है, केंद्रकीय होता है, मतलब केंद्रक पाए जाते हैं। जबकि क्रोमोप्लाज्म जो होता है वो बाहरी भाग है जिसमें क्या पाए जाते हैं, नीले और हरे वर्णक के लिए वर्णक प्राप्त पाया जाता है। क्लोरोफिल, कैरोटीन, मिक्सोजैंथिन, फ्लेविसिन तथा सी फाइकोसाइनिन एवं कुछ मात्रा में तेल की बूंदें भी पाई जाती है। जो बाहरी आवरण होता है क्रोमोप्लाज्म भी जिसको बोलते हैं, वो उसमें क्या क्या पाया जाता है, कलर के लिए, रंग के लिए वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल, फ्लेविसिन, कैरोटीन, मिक्सोजैंथिन, है ना, सी फाइकोसाइनिन एवं कुछ मात्रा में ऑयल की ड्रॉप्स भी, तेल की बूंदें भी उनमें उपस्थित होती हैं। तथा क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, साइकोफाइसिन ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ, प्रोटोप्लास्ट में, प्रोटोप्लास्ट के क्रोमोजो प्लाज्मा वाला भाग है वहाँ पे ये उपस्थित रहता है। अगर देखें इसका बॉडी स्ट्रक्चर तो ये है, देखो आपका सेल वॉल है जिसमें दो भाग होते हैं। पहला क्या भाग बोल रहा था, म्यूसिजेनलस शीथ जिसको बोलते हैं हम लोग, श्लेष्मीय पदार्थ वाला भाग हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेल वॉल हो गया। ठीक, उसके बाद ये आ गया प्रोटोप्लाज्म में। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या है आपका, प्रोटोप्लाज्म भी एक झिल्ली से घिरा है जिसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म भी एक झिल्ली से घिरा होता है जिसमें दो भाग होते हैं, सेंट्रोप्लाज्म और
जो सेंट्रोप्लाज्म होता है वो केंद्रकीय भाग होता है जिसमें केंद्रक होते हैं और वो रंगहीन होता है। फिर जो क्रोमोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, ये जो इधर का जो भाग होगा वो क्या होगा, क्रोमोप्लाज्म होगा। इसमें क्या पाए जाते हैं, कलर के लिए, रंगों के लिए वर्णक उपस्थित होता है। फिर जो वर्णक होते हैं और उसमें ऑयल के ड्रॉप्स भी पाए जाते हैं ना। वर्णकों से जुड़े हुए पटलिकाओं को क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड कहते हैं। मतलब वर्णकों से जुड़े हुए पटलिका मतलब क्या, अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग थैलेट समान रचना होती है और ये अलग अलग वर्णक अलग अलग होते हैं, मतलब सेपरेट होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड कहते हैं। सेंट्रोप्लाज्मिक क्षेत्र में जो बीच का जो भाग होता है उसमें डीएनए तथा कुछ विशेष प्रकार के ग्रैन्यूल्स भी उपस्थित होते हैं। हेटेरोसिस्ट की भित्ति भी द्विस्तरीय होती है। हेटेरोसिस्ट कहाँ पाया जाता है, सेंट्रोप्लाज्म में पाया जाता है। उसमें भी द्विभित्ति होती है, दो स्तर की भित्ति होती है। बाहरी भित्ति जो होती है पैक्टिन की बनी होती है तथा आंतरिक जो भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। हेटेरोसिस्ट जो दो भित्ति से बनी होती है, बाहरी भित्ति क्या होती है, बाहरी भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और आंतरिक जो भित्ति बाहरी भित्ति जो होती है वो पैक्टिन की बनी होती है और आंतरिक जो भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। हेटेरोसिस्ट की अंतर वस्तुएं क्या होती है, सघन एवं समांग होती हैं। सघन मतलब क्या, डेंसिटी उनकी कम होती है और पास पास होते हैं उनके जो तंतु होते हैं, और जो क्या बोलते हैं समांग, होमोजीनस होते हैं, एक जैसे होते हैं, सेम टू सेम। इसमें दो प्रकार के लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स ग्लाइकोलिपिड एवं एसिड लिपिड होते हैं जो डीएनए में पाए जाते हैं। इनके जो सेंट्रोप्लाज्म होता है उसमें जो डीएनए में क्या पाया जाता है, दो प्रकार का लिपिड पाया जाता है। पहला लिपिड क्या है, तो ग्लाइकोलिपिड्स, और दूसरा लिपिड है एसिड लिपिड जो डीएनए में पाया जाता है, उपस्थित होता है। क्लियर। इसके आंतरिक परत जो होते हैं दो ध्रुवीय छिद्र पाई जाती हैं। आंतरिक जो द्रव्य होते हैं उसमें दो ध्रुवीय छिद्र पाए जाते हैं जिनसे आसपास की कोशिकाओं का जीव द्रव्य संबंधित होता है। ये देखो थिकिंग, यहाँ से छिद्र होता है जो क्या करता है, आसपास की कोशिकाओं से ये क्या करता है, जीव द्रव्य से संबंधित होता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा बीजाणु जनन का कार्य करता है। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया में प्रजनन, रिप्रोडक्शन ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वर्धी प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। इसमें लैंगिक प्रजनन का अभाव होता है। ठीक है, वर्धी प्रजनन कैसे होता है, साइनोबैक्टीरिया में वर्धी प्रजनन विखंडन, खंडन का तथा हार्मोगोन्स द्वारा होता है। विखंडन क्या होता है देखते हैं। इस विधि में कोशिका जो होता है वलयाकार ये इस प्रकार का उभार आता है उसके कोशिका में और दो समान भागों में विभाजित कर देता है। फिर ये देखो, ये कोशिका है, यहाँ से उभार आया, फिर यह क्या, ये दूसरा कोशिका के रूप में अलग हो जाता है। इस समय क्रोमेटिन भी दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। जो कोशिका के मध्य में क्रोमेटिन पाया जाता है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग एक नई कोशिका को जन्म देता है। फिर है खंडन। इस विधि में तंतु या कॉलोनी जो होते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती हैं, छोटे छोटे भागों में टूट जाती है। प्रत्येक खंड विकसित होकर क्या करता है, एक स्वतंत्र तंतु या कॉलोनी का निर्माण कर लेता है। देन उसके बाद है हार्मोगोन्स द्वारा। तंतुवत जो संरचना होती है साइनो जीवाणु में वो क्या करती है, ट्राइकोम्स शीथ के अंदर ही छोटे छोटे भागों में सेगमेंट्स में विभक्त हो जाते हैं। हार्मोगोन्स से क्या होता है, इसमें जो थिकिंग ट्राइकोम्स जो होते हैं, ट्राइकोम शीथ जो पाए जाते हैं उसके अंदर ही क्या होता है, छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, जो कि हार्मोगोनिया कहलाता है। कुछ साइनोबैक्टीरिया में हार्मोगोन्स जो होते हैं वो मोटी भित्ति वाली होती हैं, है ना, जिसे क्या बोलते हैं, हार्मोस्पोर्स कहते हैं। ये रचनाएं विकसित होकर क्या करती है, नए रचना का नए तंतु में बदल जाती है। उसके बाद है साइनोबैक्टीरिया में अलैंगिक जीवाणु। अलैंगिक जनन कैसे होता, अलैंगिक जनन से जीवाणु साइनोबैक्टीरिया कैसे उत्पन्न होते हैं ये देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया में अलैंगिक प्रजनन दो प्रकार का होता है, बीजाणुओं द्वारा होगा पहला तो, फिर दूसरा है एकाइनिट्स की वर्धी कोशिकाओं में वृद्धि से बनते हैं। इसके निर्माण में क्या होता है,
अलैंगिक जो जनन होता है वो दो प्रकार से होता है, ठीक है। पहला क्या है, बीजाणुओं द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, एक्टिनोमाइसिटिस जो है मतलब एकाइनिड्स जो होते हैं उसकी जो वर्धी कोशिकाएं होती है, एकाइनिड्स की जो वर्धी कोशिकाएं मतलब जहां से उभार बनना प्रारंभ हुआ होता है उस वृद्धि से बनते हैं, तथा इसके निर्माण में समस्त जो कोशिका मोटी भित्ति से घिर जाती है, जो कोशिकाएं होती है वो किससे घिर जाती है, मोटी भित्ति से घिर जाती है। एकाइनिड्स वास्तव में प्रतिकूल अवस्था सहने वाली विश्राम कोशिकाएं होती है, एकाइनिड्स के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मतलब ये क्या होता है, एकाइनिड्स जो होता है वो प्रतिकूल परिस्थिति में ना क्या करता है, सहने वाली विश्राम कोशिकाएं कहलाती हैं, जो अनुकूल दशाओं के लौटते ही अंकुरित होकर क्या कर लेती है, नया तंतु बना लेती है। पहला जो होता है बीजाणुओं द्वारा, वो कैसा होता है, एकाइनिड्स का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो कोशिका होता है उसमें क्या होता है, मोटी भित्ति वाली संरचना हो जाती है जो विश्राम कोशिकाएं कहलाती हैं। और ये क्या करता है, जब प्रतिकूल परिस्थिति में ये विश्राम कोशिकाएं कहलाती है, लेकिन जब अनुकूल परिस्थिति आता है तब ये अंकुरित हो जाता है और नया तंतु बना देता है। दूसरा प्रकार का बीजाणु है, बीजाणु एंडोस्पोर्स होते हैं, जो प्रोटोप्लास्ट के पुनर्विभाजनों के फलस्वरूप क्या करते हैं, बनते हैं। दूसरे प्रकार का जो बीजाणु होता है वो एंडोस्पोर्स होता है ना। इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट जो होता है, अंदर में जो द्रव होता है प्रोटोप्लास्ट, वो पुनर्विभाजनों के फलस्वरूप बनते हैं। जिस कोशिका में एंडोस्पोर्स बनते हैं उसकी भित्ति को क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर्स के परिपक्व होने पर टूट जाती है। उसकी जो भित्ति होती है, मतलब जिन कोशिकाओं में क्या होना चाहिए, एंडोस्पोर्स होना बनना रहता है, उसकी जो एंडोस्पोर की भित्ति होती है वो क्या होती है, परिपक्व होने पर टूट जाती है, अलग हो जाती है, जिसके कारण एंडोस्पोर विभुक्त हो जाता है एवं अंकुरित होकर नए तंतु का निर्माण कर देता है। जो दूसरा प्रकार है इसका प्रजनन का, अलैंगिक प्रजनन का, उसमें क्या होता है, जो बीजाणु होता है वो एंडोस्पोर्स होता है जो प्रोटोप्लास्ट के पुनर्विभाजनों के द्वारा बनता है ना। जिसमें क्या होता है, जिस कोशिका में एंडोस्पोर्स बनना होता है उसकी भित्ति क्या होती है, एंडोस्पोर्स के परिपक्व होने के पश्चात टूट जाती है, जिसके कारण क्या होता है, एंडोस्पोर्स विमुक्त हो जाता है और अंकुरित होकर नए तंतु का निर्माण करता है। साइनोजीवाणु की कुछ जातियां जो होती है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता से परिपूर्ण होती है। ये भूमि की क्या करती है, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वो क्या करती है, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देती है। एनाबिना, स्पाइरुलिना जैसी जातियां इसके खाद्य के रूप में प्रयुक्त होती है। साइनोबैक्टीरिया की एनाबिना जो जाति है और क्या जाति बोल रहे हैं, स्पाइरुलिना जो जाति है वो खाद्य के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इनका जो एक्सट्रैक्ट होता है तरल पदार्थ के रूप में उपयोग होता है। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या, बचा हुआ पदार्थ है ना, तब उसको कूट के पीस के जो एक्सट्रैक्ट बनाते हैं है ना, चूर्ण जिसको बोलते हैं, उसका उपयोग तरल पदार्थ के रूप में किया जाता है। ओलोसीरा, एनाबिना आदि तालाबों, झीलों तथा पानी में संग्रह स्थलों में मच्छरों के प्रजनन एवं वृद्धि को बाधित करता है। इसकी कुछ जातियां हैं जैसे कि ओलासीरा, एनाबिना, जो क्या करता है, तालाबों और झीलों के जो संग्रह स्थल में क्या होता है कि मच्छरों का जो वृद्धि होता है ना उसको बाधित कर देता है, ठीक है। अच्छा देखो, ये प्रजनन के प्रकार है, पहला है बीजाणुओं द्वारा और दूसरा है एंडोस्पोर द्वारा, ठीक है। आप जब अलैंगिक प्रजनन को समझाएंगे तो इस डायग्राम को आप बना के उसको क्लियरिफिकेशन के थ्रू पे समझा सकते हैं। देन ये है कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो अनउपजाऊ जमीन में अपनी वृद्धि के फलस्वरूप, जो अनउपजाऊ जमीन होती है अपनी वृद्धि, जब उसमें उनका वृद्धि होता है नीलहरा शैवाल या साइनोबैक्टीरिया का, तो क्या कहता है, उस जमीन को वो क्या कर देता है, उपजाऊ बना देता है। इसकी कुछ जातियों को खाने के लिए भी प्रयुक्त करते हैं, जैसे कि ऑसिलेटोरिया, क्रोकोकस है ना, जलाशयों को जल को कुछ जातियाँ जो होती हैं उसको खाने के लिए प्रयुक्त करते हैं, और कुछ जातियाँ होती हैं जैसे कि ऑसिलोटोरिया, क्रोकोकस, जो क्या करते हैं, जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनकी अत्यधिक वृद्धि जो होती है वो जलीय शैवाल पुष्पन कहलाती है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं, जलीय शैवाल पुष्पन कहते हैं, जो मछली तथा अन्य जंतुओं के लिए जल को विषाक्त कर देती है।
इसके साथ हमारा साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल वाला जो टॉपिक है वो क्लियर होता है। आज हम लोगों ने पढ़ा कि कवक सम जीवाणुओं का पूरा डिटेल्स और उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल का पूरा डिटेल्स। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स जो है क्लियर है। आपको इनमें से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो 1 नंबर 2 नंबर के हो या 6 नंबर के, वो आप बता सकते हैं और दोनों में तुलना करके भी बता सकते हैं। जब दोनों में तुलना पूछा जाएगा तो आप दोनों की तुलना भी कर सकते हैं, उनके प्रजनन विधि के आधार पर, पोषण विधि के आधार पर, उनके ऑक्यूरेंस के आधार पर, उनके जातियों के आधार पर, क्लासिफिकेशन के आधार पर, उनका सिम्टम्स जो है लक्षणों के आधार पर उनमें तुलना करके आप बता सकते हैं। इसके आगे का जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सीजी शिक्षा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।